बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सबक मुलम्मा को। इसको लिखा है हाजा मसरूर ने और ये इनके मजमूए सब अफसाने मेरे से लिया गया है। हम सीखेंगे इक्तबास तशरीह। इस तशरीह को सीखने के बाद आप महसूस करेंगे कि इम्तहान में सबक के अंदर से कहीं से भी तशरीह आ जाए तो आप इसको अहसन अंदाज से करने के काबिल होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबक मुलम्मा का एक पैराग्राफ। इसमें जो सुर्ख रंग के अल्फाज हैं हम इसको मायने में तब्दील करेंगे और ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इम्तहान में इनके बाकायदा नंबर दिए जाते हैं। ये हैं जी इनके मायने। ये तहरीर करने के बाद हम लिखते हैं सियाको सबाक। जो लिखने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हम चलते हैं अपनी तशरीह की तरफ। किसी भी इक्तबास की तशरीह करने से पहले इब्तदाइया लिखना एक ज़रूरी अमर है और अगर ये आप अच्छा तहरीर करते हैं तो इससे आपके लिए पूरे नंबर हासिल करना यकीनी बन जाते हैं। इस वक्त 3 इब्तदाइये मैंने आपके लिए तहरीर करी हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप उसे लिख सकते हैं। नंबर 1 पे आप देखेंगे कि मस्कूरा यानी जिक्र किया गया, बाला मीन ऊपर, इक्तबास यानी मुंतहिब शुदा पैराग्राफ में मुसन्फ़ा। इस तमाम असबाक में ये वाहिद सबक है जो मुसन्फ़ा ने तहरीर किया है, इसलिए हम यहाँ पे मुसन्निफ नहीं मुसन्फ़ा लिखेंगे। मस्कूरा वाला इक्तबास में मुसन्फ़ा बयान करती हैं कि ये आप उस वक्त तहरीर करेंगे जब आपको बिल्कुल समझ ना आ रहा हो कि आपको क्या लिखना चाहिए। दूसरा हमारा इब्तदाइया बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है क्योंकि ये बेहतरीन इब्तदाइया है, यानी इसमें हम सबक से मुतल्लिक हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मुसन्फ़ा कहना क्या चाहती हैं। वो लोगों के नफ्सियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई करती हैं। तीसरे नंबर पे जो इब्तदाइया आपको नज़र आ रहा है वो पैराग्राफ के हिसाब से है, यानी पैराग्राफ में जो बात हो रही है हमने उसे महसूस किया और अपने अल्फाज में उसे तहरीर कर दिया। तो मैं तीसरे नंबर वाले इब्तदाइये को प्रेफर करूँगी। इब्तदाइया लिखने के फ़ौरन बाद हम अपने पैराग्राफ की पहली लाइन की तरफ आते हैं। इसे लिखने का तरीका ये है कि अबारत में मौजूद अल्फाज को मायने में तब्दील कर देंगे और हल्का फुल्का शाइस्तगी से खोलते हुए तहरीर करेंगे। तो चलें लाइन पढ़ते हैं। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुठरी से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देकर धक्का दे दिया। अब यहाँ सोचना ये है कि अब अगर इस लाइन को मैं अपने इब्तदाइये के बाद लिख दूँ तो आप महसूस करेंगे कि बात अधूरी सी है और पढ़ने वाले को भी समझ नहीं आएगी कि लिखारी क्या कहना चाह रहा है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है रब्त। अब हम सोचते हैं कि रब्त कैसे बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ से पैराग्राफ आए उसके ऊपर से 2 से 3 लाइंस अगर आप पढ़ लें तो हम उसे इब्तदाइये के बाद रब्त के तौर पर डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे रब्त बनाया कि जूं ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई तो हर कोई उसमें सवार होने के लिए एक दूसरे को धक्के देने लगा। इसी लम्हे एक टोली डब्बे पर हमलावर हुई। अब हम तशरीह करने के स्टेप्स देखें और सीखेंगे। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर मैंने इब्तदाइये को रब्त से जोड़ दिया है और दूसरे नंबर पर मैंने अपनी अबारत की पहली लाइन में मौजूद अल्फाज को मायने में तब्दील कर दिया है। तीसरे स्टेप पर इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी पहले इब्तदाइया, फिर रब्त और फिर अबारत की पहली लाइन। अब यहाँ तशरीह का मेथड ये है कि यहाँ पर ये सोचा जाता है कि लड़की को धक्का ही क्यों दिया गया। तो जाहिर सी बात है गाड़ी आ चुकी थी और ये बात हम पहले लिख चुके हैं। तो बच्चों ये बात याद रहे कि उर्दू में जो बात पहले लिख दी जाए इसको बार बार रिपीट नहीं करते। तो हम बढ़ जाएंगे अपनी दूसरी लाइन की तरफ कि लड़की एक चकोला खाकर संभल गई। तो चले अब हम इस लाइन को हल्का फुल्का सा खोलेंगे कि जिससे लड़की को एक चक्कर सा आ गया और वो लड़खड़ा सी गई, लेकिन इसने बहुत जल्द अपने आप को संभाल लिया। तो लीजिए चौथे स्टेप पर हम इस लाइन को अपने पैराग्राफ के साथ अटैच करते हैं। अब सवाल ये है कि हम तशरीह करते वक्त ऐसा क्या करें कि हमें पूरे नंबर मिल जाएं। तो जी जनाब, रेफरेंस हमेशा तशरीह की खूबसूरती में इजाफा करता है। तो रेफरेंस में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें हम शामिल कर सकते हैं आयात, हदीस, अशार, किसी मुफक्कर का कौल या कोई तरह की वाक़या। अब मैं अपनी तशरीह के लिहाज से एक शेर ऐड कर रही हूँ, मगर यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट शेर नहीं लगा सकते।
اس کے لیے آپ کو وہ لائن سوچنی ہوگی جو آپ تشریح میں لکھیں اور پھر اپنی مرضی کا شعر لکھ سکیں۔ یہاں یہ جو شعر اور لائن میں نے ایڈ کی ہے، یہ آپ پورے سبق میں سے کہیں سے بھی تشریح آ جائے تو آپ اپنی تشریح کو خوبصورت اور لمبا کرنے کے لیے اسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر سٹیپ پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اسی پیراگراف کے آگے اپنی اس لائن کو لکھا ہے اور پھر شعر کو لگا دیا ہے۔ اس سے نہ صرف شعر کی خوبصورتی بڑھنے لگی ہے بلکہ اس سے ہماری تشریح بھی لمبی ہو گئی ہے، جس سے نمبر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے پیراگراف کی اگلی لائن ہے کہ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پہ اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے۔ تو جناب تشریح کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے پہ لائن ختم ہوتی ہے وہاں پہ سوال بنایا جاتا ہے کہ لڑکی نے ایسا کیوں سوچا۔ تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں سوال بنائیں اور اس کا جواب پوائنٹس کی صورت میں سوچیں، یعنی اسے اس عورت کے رویے پہ غصہ آیا، اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی، وہ بدلہ لینے کا سوچنے لگی اور اسی وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ تو اب آپ ان پوائنٹس کو اپنی لائنز میں لکھ لیں گے۔ چھٹے سٹیپ پہ آپ دیکھیں گے کہ انہی لائنز کو ہم نے پیراگراف کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ آخر میں ہم سوچیں گے کہ آخر اس نے ایسا کیوں نہ کیا جبکہ وہ اس عورت کو اس کے رویے کی سزا بھی دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، کیوں اس نے صبر کیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اب یہاں پہ بھی ہم ان تمام پوائنٹس کو بڑے ہی احسن انداز میں کھولیں گے اور پھر اپنی آخری لائن تحریر کر دیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ بات یاد رہے کہ ہمیشہ اپنی تشریح کی آخری لائن وہی رکھیں جو آپ کو پیپر میں عبارت کی آخری لائن دی جاتی ہے۔ آخر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو عبارت سے تشریح بنانی آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔